Hello and welcome you all to the Tej Civil's Newsbits analysis program. So in today's Newsbits analysis, we will cover five important news, or I would say these are the five important issues which are relevant for your RAS mains. तो पहला इशू हमारा विमेन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिगार्डिंग है कि किस तरह से उनका योगदान तो इस क्षेत्र में बढ़ा है, परंतु अभी भी उनकी जो आर्थिक भागीदारी है वो इस क्षेत्र में उतनी नहीं बढ़ पाई है। उसके बाद हम एक केस स्टडी देखेंगे गुजरात के ईटीएस मॉडल की, जो हमें ये दर्शाता है कि कैसे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इन डेप्थ एनालाइज करेंगे एनसीआरबी रिपोर्ट्स को, राजस्थान और दिल्ली के ट्रेंड्स को, और कैसे ये हम हमारे मेंस आंसर में हम इन न्यूज़ को एज अ वैल्यू एडिशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम वासेनार एग्रीमेंट विच इज एन important international agreement, we will cover that thing and why it is important for India, we will also see. And in last we will cover इंडियन ओशन रीजन में जो रिसेंटली खनिजों का खजाना भारत को मिला है एंड इंडिया हैज़ ऑब्टेन परमिशन टू एक्सट्रैक्ट पीएमएस। वी विल सी व्हाट आर दीज पीएमएस एंड क्या इंडिया के लिए इसके स्ट्रेटेजिक मायने हैं। वी विल कवर दैट। सो बिफोर वी स्टार्ट टुडेज न्यूज बिट्स एनालिसिस, लेट्स अस सी द टुडेज प्रैक्टिस क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप आज के करंट अफेयर्स एनालिसिस के बेस पे अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एग्जामिन हाउ द ब्लू इकोनॉमी कैन सर्व एज अ स्ट्रेटेजिक ड्राइवर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी गोल्स एंड रीजनल इन्फ्लुएंस। कि जो हमारी समुद्र आधारित ब्लू इकोनॉमी है किस प्रकार ये भारत की आर्थिक वृद्धि, सतत विकास और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए एक रणनीतिक चालक बन सकती है। तो आपको ब्लू इकोनॉमी के सरकार द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स को केंद्र में रखते हुए इन तीन महत्वपूर्ण स्तंभों पे आपको चर्चा करनी है: आर्थिक वृद्धि, सतत विकास और क्षेत्रीय प्रभाव। इसमें आप हर इशू में एक एक या दो दो इनिशिएटिव लिख सकते हैं एंड यू कैन कंप्लीट दैट आंसर। सो इफ यू आर राइटिंग दीज आंसर यू कैन शेयर योर आंसर एट help_tej_tau and we will make sure that we will get back to you on this answer. So let's start today's news bits analysis. टॉपिक हमारा फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड है। तो दिस इज अ थीम which has been in light because of the economic surveys remarks as well. So what is this all issue about? तो हमें देखेंगे कि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसमें अब और ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी हमें देखने को मिल रही है, बट ये श्रम भागीदारी जो है वो आर्थिक भागीदारी में अभी भी परिवर्तित नहीं हो रही है, क्योंकि हाफ ऑफ द वीमेन हु आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर दे आर अनएम्प्लॉयमेंट। सो लेट्स सी दिस इशू इन टोटल डिटेल। सो स्टोरी स्टार्ट होती है जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इंडियन इकोनॉमी में लेना स्टार्ट होते हैं। तो जब ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इंडियन इकोनॉमी में लेना स्टार्ट किए गए तो जो मेल वर्कफोर्स थी दे स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। इस वजह से जो अर्बन एरिया में वैक्यूम क्रिएट हुआ एग्रीकल्चरल सेक्टर में श्रम भागीदारी का, उस वैक्यूम को फिलअप किया गया महिलाओं द्वारा। इसके परिणाम स्वरूप वीमन का एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, अगर आप एग्रीकल्चरल सेक्टर के रिगार्डिंग देखें तो उसमें सर्ज हमें देखने को मिला 135% का। एंड नाउ दे अकाउंट ओवर 42% ऑफ सेक्टर वर्कफोर्स। मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में 42% से भी ज़्यादा जो श्रम भागीदारी है वो महिलाओं के द्वारा आ रही है। पर क्या उनकी ये श्रम भागीदारी आर्थिक भागीदारी में परिवर्तित हो रही है, इसे हम आज देखेंगे। तो दिस राइज हैज़ कम विद अ डिमिनिशिंग रिटर्न। अगर आप चार्ट 1 को देखेंगे तो वीमन की भागीदारी 2017-18 में जहाँ 23.6 मिलियन थी वो 2023-24 में बढ़ के नियरली 60 मिलियन तक पहुंच गई है। As a result, today 1 in 3 working women in India इज अनपेड। मतलब ये भागीदारी तो हमारी बढ़ी, परंतु जो इनकी आर्थिक भागीदारी थी ये उस रूप से नहीं, उस अनुपात में नहीं बढ़ पाई। एज अ रिजल्ट आप देखिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश में 50% ऑफ द जो फीमेल एग्रीकल्चरल वर्कर है दे आर अनपेड। इफ वी सी इन केस ऑफ आवर राजस्थान दैट नंबर इज स्टिल मोर कंसर्निंग, और 69% जो हमारे एग्रीकल्चरल वर्कर है दे आर अनपेड। अब ये अनपेड क्यों है? बिकॉज दे आर वर्किंग एज अ family unpaid labor, so they are not getting the due return because of that. अब much of the invisibility stems from systematic inequities के कारण भी है। कि क्या ऐसे systematic inequity है? सबसे पहले तो women are not officially recognized as a farmers, and land holding अगर आप देखेंगे तो they only owns 13 to 14% of the land holdings and earn 20 to 30% less than man of equivalent work। इसके साथ ही जो ओनरशिप है, डिसीजन मेकिंग है, एक्सेस टू क्रेडिट है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, सपोर्ट है, दे आर ऑल्सो मेल डोमिनेटिंग। इससे क्या होता है कि विमेन एग्रीकल्चर में जो लो इनपुट एरिया है जैसे कि खेती, बुआई, इस तरह के कार्यों में रह जाती है, और जो हाई एंड एरिया है जैसे कि ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग, इस तरह के जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बेस्ड एरिया है उसमें उनकी भागीदारी उतनी नहीं है। एज अ रिजल्ट विमेन का ग्रेटर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है, और ये हमें देखने को मिलता है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के जीवीए में भी। भारत का एग्रीकल्चरल सेक्टर का जीवीए 2017-18 में
3% था, जो कि 2024-25 में गिर के 14.4% हो गया है। तो ये शो करता है कि बिकॉज ऑफ द अनपेड लेबर ऑफ द वीमेन, they are not getting the due share, and it also reflect in our GBA. So this entire term has been named as feminization of agriculture. प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वेज में भी इस टर्म को कवर किया गया था। तो दिस इशू और दिस फिनोमिना कैन बी आस्क इन योर मेन कि व्हाट इज द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ऑल्दो इट्स अ गुड कंसेप्ट बिकॉज वीमेन आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, बट इशू हमारा ये है कि ये इनइक्विटीज को री कर रहा है बाय नॉट इनॉबलिंग देयर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अब इसे दूर कैसे किया जा सकता है, हम इसे भी देखेंगे। तो जो ग्लो इसमें एक बहुत अच्छा फॉर्मूला इस आर्टिकल में दिया हुआ था, दैट वाज T2L2। सो व्हाट इज T2L2 फॉर्मूला, वी विल सी दैट। सबसे पहले आप देखिए कि जो ग्लोबल ट्रेड ट्रेंड्स है, दे आर ओपनिंग द न्यू विंडो फॉर द वुमेन्स इकोनॉमिक इंक्लूजन इन एग्रीकल्चर। अब इंडिया यूके एफटीए को ही अगर हम बात करें, तो इट इज प्रोजेक्टेड कि इंडिया की जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है, दैट विल गेट अ बूस्ट बाय 20% विद इन द 3 years, बिकॉज ऑफ दे आर ग्रांटिंग ड्यूटी फ्री एक्सेस टू ओवर 95% ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इसके साथ ही मैनी ऑफ दीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वैल्यू चेन्स अगर आप देखें, तो दे हैव अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ विमन। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि टी सेक्टर में नियरली 61% जो पार्टिसिपेशन है वो विमन का है। मीट, डेयरी एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री में तो ये 82% तक है। सिमिलरली स्पाइसेस, राइस, इसमें भी वीमेन का सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा, और ये इंडस्ट्री हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो अगर एफटीए में जो प्रोविजंस हैं, फॉर एग्जांपल वीमेन के लिए इंडिया यूके एफटीए में ट्रेनिंग, क्रेडिट एक्सेस, मार्केट लिंकेजेस, इस तरह के जो प्रोविजन है, अगर इनको कैटलाइज किया जाए, तो दे कुड इनेबल ग्रेटर वीमेन पार्टिसिपेशन एंड दे कैन ट्रांजिशन there can be transition from farm laborers to the income generating entrepreneurs। तो दिस वाज अ वे अहेड फॉर देम। अब गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या कर रही है वो भी हम देख लेते हैं। तो दीज आर द इन्फॉर्मेशन विच वी आर टेकिंग। सो दिस इज द T2L2 फॉर्मूला विच वी टॉक अबाउट। सो टी स्टैंड्स फॉर द ग्लोबल ट्रेड, कि हमें महिलाओं को ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेशन बनाना पड़ेगा। देन सेकेंड टी स्टैंड्स फॉर द टेक्नोलॉजी, कि ऐसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन उन तक पहुंचाने पड़ेंगे जो उनको स्किल अपग्रेड कर सके। देन लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स हमें लेने पड़ेंगे। जो लैंड के ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स है, उनमें उनका परसेंटेज बहुत कम है। लेबर रिफॉर्म्स में उनका जो अनड्यू या अनपेड लेबर है उसको हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो दिस इज द T2L2 फॉर्मूला विच यू कैन यूज व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ हैंडलिंग विद फेमिनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। अब ऐसे कौन कौन से इनोवेशन है, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स है जिनको आप, ये मल्टी डायमेंशनल एग्जाम्पल है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम भाषिनी प्लेटफॉर्म को देखते हैं। तो भाषिनी प्लेटफॉर्म एक मल्टीलिंगुअल सर्विस प्रोवाइडर्स है। इसी तरह से AI फॉर भारत, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है, ये भी मल्टीलिंगुअल सर्विस एक्सेस प्रोवाइड आपको करता है। तो इस तरह के प्रोग्राम से आप जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है इंग्लिश टू रीजनल लैंग्वेज, उनको दूर करते हैं, ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री को दूर किया जा सके। उसके बाद बात आती है ट्रेनिंग की। तो L&T का डिजिटल सखी जैसे प्रोग्राम, जो कि रूरल क्षेत्र में वुमेन्स को ट्रेन कर रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी में, दिस कैन बी अ गुड इनिशिएटिव। इसके साथ ही उड़ीसा में स्वयं पूर्ण FPO मॉडल लागू किया। तो ये जो FPO मॉडल है, ये टेक्नोलॉजी को लेवरेज लेता है, ताकि रूरल एरियाज में आप एक्सपोर्ट पोटेंशियल और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सके। हमारे राजस्थान से ही संबंधित एक मॉडल इसमें दिया गया था, जो कि झालावाड़ी महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी का है, कि कैसे इस कंपनी द्वारा डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिलाओं को डायरेक्ट सेल्स, ब्रांडिंग, इस तरह के जो हाई एंड आउटपुट है उसमें एंगेज किया गया। तो दीज आर सम एग्जांपल यू कैन यूज इन योर मेंस। अलग अलग क्षेत्र में आप इसे यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली एग्रीकल्चर। यू कैन यूज देम इन AI, you can use them in ethics paper wherever there is a thing of digital adoption. You can use them in FPO or the women based organization as well. So this was a good analysis on this article. Let's move toward the next article. सो सेकंड जो हमारा इशू है, ये है सूरत का ETS मॉडल, कि कैसे सूरत ने ETS मॉडल को अडॉप्ट करके इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस किया। तो ये बहुत डिबेट हमें देखने को मिलता है अक्सर, कि कैसे पर्यावरण और विकास के मध्य जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर किया जा सकता है। तो सूरत द्वारा ETS मॉडल, ETS क्या है हमारा, ETS इज एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। तो बेसिकली एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को अगर हम आसान भाषा में समझें, तो अगर ये पूरा आपका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, तो कुछ यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज रहेंगी विच आर बिग इनफ, बट छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी यहाँ रहेगी। अब ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के लिए एमिशन ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और एम्प्लॉय करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, दे आर केपेबल इनफ। तो इन्होंने क्या किया कि एमिशन ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च करी, ताकि ये जो छोटी कंपनीज है जितना अपना एमिशन कर रही है उसको मॉनिटरी बेसिस पे सेटल कर सके, उसको ट्रेड कर सके बड़ी इंडस्ट्री द्वारा एमिशन टेक्नोलॉजी जो लगाई जा रही है उनके माध्यम से।
तो इस तरह से एक एमिशन ट्रेडिंग स्कीम लाई गई जो कि बैलेंस करती है एमिशन ट्रेडिंग को। तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला? एज अ रिजल्ट बिटवीन 2019 to 2022 industrial units that join the ETS reduce their particulate matter emission by 20 to 30%। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव था। इस ये इंपॉर्टेंट क्यों भी हो जाता है? क्योंकि तीन कारणों से। सबसे पहले तो ये जो ईटीएस है ये ऑफर करता है कॉस्ट बेनिफिट इवन एज इट कॉम्प्लीमेंट्स इंडियाज रेगुलेटरी रिजीम, because it not only reduce the pollution but also show participation benefit from 11% lower पॉल्यूशन अबेटमेंट कॉस्ट। जो पॉल्यूशन अबेटमेंट कॉस्ट थी वो भी हमें कम देखने को मिली। साथ ही कुछ अच्छे कीवर्ड इसमें थे जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पहला इसमें था कि ट्रेडिशनल सीसी अप्रोच। ये सीसी क्या होता है? तो इंडिया में आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल कंट्रोल एंड कमांड रेगुलेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो ट्रेडिशनल कमांड एंड कंट्रोल से मार्केट बेस्ड फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड अप्रोच को इसमें अडॉप्ट किया गया और मार्केटों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई कि आइदर दे कैन इन्वेस्ट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ दिस पॉल्यूशन रिमूवल और दे कैन हैव द ट्रेडिंग सिस्टम। तो जो छोटी इंडस्ट्रीज थी उनके लिए इस तरह के सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करना ईजी था। जो हमारे स्मॉल और मीडियम साइज के एंटरप्राइज थे उनके लिए इस तरह के इनिशिएटिव में पार्ट लेना इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस तरह के इनिशिएटिव आगे भी रेप्लिकेट किए जा रहे हैं। जैसे अहमदाबाद ने भी इस तरह के सिस्टम को अपना रहा है। महाराष्ट्र इज ऑल सेट टू अनाउंस अ सल्फर एमिशन इन देयर 5 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना और इस ईटीएस स्कीम में था वो था कैसे आने वाले समय में हम बिग डेटा को लिवरेज ले सकते हैं। तो ये जो ईटीएस मॉडल है इट इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन द बिग डेटा जो कि ट्रैक करता है कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा। जो CEMS है वो इसका स्पाइन है इस पूरे मॉडल का। तो बिग डेटा द्वारा रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है डेटा का और जो बेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी ट्रेडिंग स्कीम को डिज़ाइन करते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें तो वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट लिया है कि जो लॉस है आउटपुट फ्रॉम प्री मेच्योर डेट्स बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन दैट्स अमाउंट्स टू नियरली 1.36% ऑफ इंडियाज एनुअल GDP। So this loss from the air pollution is a very significant loss, and you can use this in your intro anywhere wherever there is a question regarding the climate change. So this is a good model. You can use this as a case study or a case example in any of your answer related to the industrial development or the environmental sustainability. लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट आर्टिकल। तो ये जो आर्टिकल है ये हमारे सोशलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वी विल सी दिस थिंग हाउ दिस बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट अब 2025 में रिलीज हुई है। सो यू कैन सी कि हाउ मच लैगिंग वी आर इवन इन आवर डेटा कलेक्शन। सो एज पर दिस रिपोर्ट साइबर क्राइम जो है वो देश में 31.2% बढ़े हैं। साथ ही रेप प्रकरणों में राजस्थान शीर्ष पर है। इसके साथ ही देश भर में अगर आप देखें तो 7.2% हमारे अपराधों में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। भ्रष्टाचार, गबन जैसे आर्थिक अपराध और रेप जैसे मामलों में राजस्थान पहले नंबर पर रहा। तो ये बहुत ही चिंता का हमारे लिए विषय है। तो इस पूरी न्यूज़ को डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी हमारे मेंस के लिए क्या रिलेवेंस है। अब आप देखिए हमारा जो खंड ए में पेपर 1 में खंड ए है उसमें समाजशास्त्र दिया हुआ है। अब इस समाजशास्त्र में क्या क्या टॉपिक है? इसमें एक टॉपिक है कि भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियाँ, विच मेंशन दहेज, तलाक, बाल विवाह के मुद्दे, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थ का व्यसन, दलित, वृद्ध और दिव्यांग। अब इस पूरी रिपोर्ट में यही सब डेटा तो आया है। तो अब इसमें जो भी इंक्रीमेंटल इंक्रीज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल साइबर क्राइम। साइबर क्राइम हमारा GS3 लॉ में डायरेक्टली मेंशन टॉपिक है, साइबर अपराध। इसी तरह से स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराध, घरेलू हिंसा, कार्यालय स्तर पे कार्यालय स्तर पे यौन उत्पीड़न, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। तो अब देखिए कि आरपीएससी भी, अब हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कैसे आरपीएससी सोशलॉजी और लॉ के इन टॉपिक्स को इंटीग्रेट करके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो डेटा है ये आपके एज अ वैल्यू एडिशन कहीं भी क्वेश्चन में यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल महिलाओं के विरुद्ध अपराध में हमारे यहाँ पूरे देश भर में 0.7% की बढ़त हमें देखने को मिली है। इसी तरह से अनुसूचित जाति के खिलाफ 0.4% की बढ़त हमें देखने को मिली है। अनुसूचित जनजाति के खिलाफ ये जो डेटा है बहुत कंसर्निंग है एंड इट्स ईयर राइज ऑफ 28.8%। अब आप देखिए टॉपिक भी हमारे यहाँ मेंशन है राजस्थान में जनजातीय समुदाय, और क्वेश्चन भी अक्सर ये पूछा जाता है कि इन जनजातीय समुदायों की क्या समस्याएं हैं। तो आप ये डेटा से स्टार्ट भी कर सकते हैं या कहीं पे से यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के खिलाफ अपराधों में हमें 9.2% की वृद्धि देखने को मिली है। एक अच्छा या साइट ऑफ रिलीफ हमारे लिए है कि जो वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध है उसमें हमें -2.3% की घटत हमें देखने को मिली है। तो ये टॉपिक भी हमारे यहाँ मेंशन है। तो जब वेलफेयर मेजर्स पूछे जाएँ या उनका एनालिसिस पूछा जाए तो आप ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस एक्ट जो हमारा 2007 का अधिनियम है, वी हैव सीन द रिडक्शन इन क्राइम रेट। इसी तरह साइबर अपराध में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है।
सो ये पूरी रिपोर्ट है जिसमें हमें देखने को मिला देश के शहरों में होने वाले अपराधों के मामलों में जयपुर का चौथा स्थान है। साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस के केस अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो उसमें भी हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहाँ पे पति क्रूरता के 4,219 मामले दर्ज हुए। वर्ष 2012 में ऐसे मामलों की संख्या 10,064 थी, जो कि 2023 में बढ़ के 12,960 हो गई। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज हत्या इस तरह के मामलों में भी हमें बढ़त देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा कंसर्न हमारे लिए है जो हमारे एसटी सेक्शन के खिलाफ अपराधों में हमें बढ़त देखने को मिली है, कि ये जो अपराध है एसटी पॉपुलेशन के खिलाफ, ये इसमें एक 28.8% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, विच इज़ अ इशू ऑफ कंसर्न फॉर अस, कि दे आर द वल्नरेबल सेक्शन एंड दे आर फेसिंग मोर इश्यूज बिकॉज ऑफ सच क्राइम्स। अब राजस्थान का क्या स्टेटस है उसे भी देख लेते हैं। तो राजस्थान रिपोर्ट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन 2023। अगर हम देखें तो डेटा रिलीज बाय एनसीआरबी शो करता है कि देर आर रजिस्टर्ड 5,194 केसेस अक्रॉस द स्टेट इन 2023। अगर इस 5,000 के नियरली डेटा को हम फर्दर ब्रेक डाउन करें तो हम देखेंगे कि 2,152 जो केसेस हैं दे आर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द फ्रेंड्स एंड लिव इन पार्टनर्स and the separated husband, while 2,444 cases were registered by the family members and employer, and a small set of 120 cases were lodged by the unidentified person। तो ये डेटा शो करता है कि क्यों हमें प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इस तरह के एक्ट की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश केस जो है वो आप देखेंगे कि कार्यस्थल या जो हमारा शेयर हाउस होल्ड है वहीं हमें देखने को मिले हैं। अब राजस्थान पुलिस का हालांकि कहना है कि इन अत्याचारों में ये जो अपराध है इसमें कमी भी हमें देखने को मिली है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये 2023 की रिपोर्ट है। लेकिन अगर हम 2023 का 2024 से तुलना करें तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध आप देखेंगे कि 2023 में 45,450 अपराध हमारे दर्ज हुए, लेकिन 2024 में जो है वो 36,563 अपराध दर्ज हुए। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों में भी 8,449 के मुकाबले 7,008 मुकदमे दर्ज हुए, और अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराधों में 2,453 के स्थान पर 2,282 मुकदमे दर्ज हुए। इसके साथ ही जो नशा तस्कर हैं उन पे भी 44% ज़्यादा कार्रवाई की गई। तो महिला अत्याचार प्रकरण में हम देखेंगे कि 9.24% की कमी भी हमें देखने को मिली। साथ ही जो रेप केसेस हैं उसमें हमें 7% की कमी देखने को मिली। तो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो डिफरेंट है, बिकॉज दे आर सेइंग कि 2023 के डेटा के कंपेयर में अगर हम 2024 और 2025 का डेटा देखेंगे तो देर वी हैव सीन अ डिप इन दीज डेटा। सो ये न्यूज़ हमारे सोशलॉजी परस्पेक्टिव से आपने देखा कि एक सिंपल न्यूज़ को आप कितने अलग अलग क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको आप जो है वो इस न्यूज़ को 8 से 10 जगह आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वैल्यू एडिशन न्यूज़ फॉर यू। नाउ वी विल सी इंटरनेशनल एग्रीमेंट में आपने देखा होगा वासेनार एग्रीमेंट बहुत चर्चा में है। तो क्या है ये वासेनार एग्रीमेंट, आइए देखते हैं। तो रिसेंटली गाज़ा में इसराइल द्वारा जो स्ट्राइक्स की जा रही है उसके कंसर्न में माइक्रोसॉफ्ट ने इसराइल का जो एक्सेस था एक क्लाउड बेस्ड सर्विस पे उसको बंद कर दिया, साइटिंग दे वर यूजिंग एट अ मास सर्विलेंस। तो जो एसोसिएट प्रेस और गार्जियन थे उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी रिवीलिंग कि हाउ इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस had been using Microsoft Azure platform to aid in the war in Gaza and occupation in the West Bank। तो ये तो सर्विसेज हुई, लेकिन जो वासनार एग्रीमेंट है ये डील करता है कन्वेंशनल जो ट्रेड है, जो कन्वेंशनल ट्रेड है आर्म्स का। वासेना एग्रीमेंट तो उससे डील कर, तो वासेनार एग्रीमेंट एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो डील करता है मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम के साथ टू कंट्रोल द कन्वेंशनल आर्म्स एंड द ड्यूअल यूज गुड्स। लेकिन क्या है कि ये जो पूरा एग्रीमेंट है ये वॉलेंटरी नेचर का है, कि इसमें पार्टिसिपेंट नेचर जो है वो आते हैं और अपनी मर्जी से भाग लेते हैं। इसके साथ ही 2013 में कन्वेंशनल गुड्स के अलावा आप देखेंगे कि 13 में इंट्रूजन सॉफ्टवेयर, तो इंट्रूजन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बेसिकली प्राइवेसी ब्रेकिंग या जो अतिक्रमण करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल पेगासस। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया, विच आर डिजाइन टू बाईपास और डिफीट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क्स एंड सर्टन सर्विलांस और साइबर सर्विलांस सिस्टम। तो गाजा में इसराइल द्वारा इस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जा रहा था, बिकॉज ऑफ दैट वाज अ वायोलेशन ऑफ वासेनार एग्रीमेंट। एंड इस एग्रीमेंट के वायोलेशन में माइक्रोसॉफ्ट ने ये जो सर्विसेज है वो इसराइल के लिए बंद कर दी। तो ये पूरे एग्रीमेंट के रिगार्डिंग क्या इशू है इसको देख लेते हैं। इंडिया ने पहला इशू तो यह है कि सबसे पहले ये जो पूरा एग्रीमेंट है ये डील करता है वॉलेंटरी बेसिस पे, देर आर नो रिस्ट्रिक्टिंग और द कंपल्शन की जो कंट्री है उन्हें इससे अवॉइड करना है। सेकंड इशू आता है
कि ये जो है इट स्टिल कंसेप्चुलाइज एक्सपोर्ट एज अ फिजिकल ट्रांसफर, कि कोई भी कमोडिटी का फिजिकल ट्रांसफर हो रहा है। बट आज आप देखेंगे कि क्लाउड का ज़माना है, क्लाउड सॉफ्टवेयर का ज़माना है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज जिसे कि हम सैस सर्विसेज भी कहते हैं। तो इट कैन नॉट डील विद दीज काइंड ऑफ इवॉल्विंग फिनोमिना। थर्डली, वॉलेंटरी नेचर जो है वो इसे वीक बनाता है ना। हाई रिस्क सेटिंग जो स्टेट्स हैं दे शुड इंस्टीड अडॉप्ट अ बाइंडिंग रिजोल्यूशन। फिफ्थ वी विल सी कि जो एआई टेक्नोलॉजी है ये बहुत तेज़ी से हमारी जो एग्जिस्टिंग बाइंडिंग फिनोमिना है इवन उनको भी आउटपेस करती जा रही है। तो ऐसे क्षेत्र में ज़रूरी हो जाता है कि हम एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल कमेटी का गठन करें जो कि इस तरह की जो इवॉल्विंग फिनोमिना है इनको ट्रैक कर सके और अपडेट कर सके। सो दिस इज़ अ वासेनार एग्रीमेंट। मेंस पर्सपेक्टिव से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वासेनार एग्रीमेंट क्या है, तो सिंपली यू कैन सी कि इट्स अ मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम जो डील करता है कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज टेक गुड्स टेक्नोलॉजी में। और ध्यान रखना कि इंट्रूजन सॉफ्टवेयर भी इसके पार्ट होते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे इज रिगार्डिंग द ब्लू इकोनॉमी एंड इंडियाज डीप ओशन मिशन। तो इंडियन ओशन में इंडिया ने रिसेंटली ही पीएमएस एक्सप्लोरेशन के लिए परमिशन आईएसए से ली है। तो ये आईएसए क्या है? आईएसए है हमारा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो जो भी ओशनिक एरिया है उसमें एक्सप्लोरेशन की परमिशन आपको आईएसए से ही लेनी पड़ती है। तो क्या ये इंडिया ने पहली बार ली है? जवाब है नहीं। 2016 में भी इंडिया ने इस तरह की परमिशन ली थी। तो ये पूरा मैप है। तो 2016 में आप देख सकते हैं कि इंडिया ने ये जो सेंट्रल एशियन रिज है इसके अंदर एक्सप्लोरेशन की परमिशन ली थी। अब 2024 में इंडिया को कार्ल्सबर्ग रिज जो है, ये जो कार्ल्सबर्ग रिज पूरी जा रही है, आप देख सकते हैं कि सी माउंट्स होते हैं। तो यहाँ पे परमिशन हमें मिली है। अब ये जो परमिशन है ये हमें पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के लिए मिली है। आपने अभी तक पॉलीमेटेलिक निड्यूल यूजुअली पढ़ा होगा, और डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू थिंग्स। सबसे पहले ये दोनों ही अलग चीज़ है। तो इसका स्टैटिक देखते हैं कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स में क्या फ़र्क होता है। तो जो पीएमएंस होते हैं हमारे, दे आर पोटैटो साइज लम्प्स ऑफ mm2 सेंटीमीटर स्कैटर्ड ऑन द डीप सी फ्लोर। ये बनते हैं हमारे मैग्नीज, फेरस, कॉपर, निकल और कोबाल्ट से। बट इसमें अगर आप मैग्नीज देखें तो ये नियरली 24% होता है। दैट इज़ नॉट वेरी रिच इन अमाउंट। इसीलिए ये आइडियल तो नहीं होते मैग्नीज के लिए बिकॉज ऑफ द लोअर ग्रेड्स एज कम्पेयर टू देयर लैंड ओर्स। बट इसमें जो कॉपर, निकल इस तरह के प्रेशियस मेटल्स मिलते हैं, इट बिकम इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज फिनोमिना। बट जो हमारे पॉलीमेटेलिक सल्फाइड है ये पूरे अलग प्रोसेस से बनते हैं। ये बेसिकली सल्फाइड के डिपॉजिट होते हैं जो सी में आप देखिए जो ये थर्मल वेंट्स होते हैं जहाँ से कि अर्थ का मैग्मा आता है। तो इधर से अर्थ का मैग्मा आ रहा होता है और इधर से सी का कोल्ड वाटर आ रहा होता है। तो जब ये दोनों इंटरेक्शन में आते हैं तब इस तरह के जो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड से इनका निर्माण होता है। तो दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स मिक्सिंग विद द कोल्ड सी वाटर। एंड इनका अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये दे आर मोस्टली आयरन सल्फाइड, जिसमें कि पायराइट, पायरोहाइड्राइट इस तरह के जो ओर्स हैं आयरन के वो आप देखने को मिलेंगे। साथ ही इनमें कॉपर, जिंक, ऑरम और अर्जेंटीना मतलब सोना और चांदी जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल भी हमें देखने को मिलते हैं। इनका स्प्रेड अगर हम देखें तो जो पॉलीमेटेलिक निड्यूल हैं ये आपको एबिसिसल प्लेन जो होता है डीप ओशन का वहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पीएमएस मॉड्यूल्स हैं हमारे वो आपको टेक्टोनिक बाउंड्रीज या जो मिश ओशनिक रिजेस होती है जो बेसिकली जिसे कि आप समुद्र के पर्वत भी कह सकते हैं, वहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक मिड ओशनिक रिज है कार्ल्सबर्ग रीजन में। इसी तरह जो सेंट्रल इंडियन रिज है यहाँ आपको इस तरह के जो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स है वो देखने को मिलेंगे। अब इंडिया ने ये जो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड का एक्सप्लोरेशन किया है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस बिकॉज इस तरह के जो मिनरल्स हैं वो हमें लैंड एरिया में नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसके कारण पूरा एक जो इकोनॉमी है ब्लू इकोनॉमी, ये इंडिया का डीप ओशन मिशन है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे इंडिया ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस न्यूज़ बिट जो कि 28 अगस्त की थी उसमें हमने समुद्रयान भी कवर किया। बिकॉज जो ये पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स है इसके एक्सट्रैक्शन के लिए आपको डीप ओशन मिशन लॉन्च करने पड़ेंगे। और डीप ओशन मिशन की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी समुद्रयान जैसे इनिशिएटिव से आएगी। जो हमारा मत्स्य प्रोजेक्ट है हमारा विच इज़ मत्स्य 6000। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है दैट विल बी क्रूशियल फॉर दीज मिशन। सो दिस इज द कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस ऑफ समुद्रयान की क्या इंडिया के समुद्रयान की स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या थ्रेट है। बिकॉज अगर आप आरएस का प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आदित्य मिशन जो है वो पूछा जा चुका है। इसी तरह से आपका चंद्रयान भी पूछा जा चुका है। तो अब जो इंडिया का नभ, थल और गगन में अगर हम अलग अलग देखें तो हमारा जो जल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है, नाउ इन इंडिया मूविंग टुवर्ड्स दैट। तो इस पूरे क्षेत्र का क्या स्वोट एनालिसिस है फटाफट उसे देख लेते हैं। तो समुद्रयान की स्ट्रेंथ तो सबसे पहले क्या है कि इट विल बी फर्स्ट इंडियन ह्यूमन सबमर्सिबल टेक्नोलॉजी जो हमें 6000 मीटर तक की डेप्थ पे ले जाएगा। एंड इट यूटिलाइज द 11,900 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है। तो ये इंडिया की ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड है। आप इस फैक्टर को एज अ इंट्रोडक्शन भी यूज़ कर सकते हैं।
साथ ही एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होगा, जो वेसल होंगे, रोबोटिक्स होगी, वो सब हम स्वयं ही डिज़ाइन करेंगे। इट विल प्रोवाइड आवर मिनरल एक्सप्लोरेशन पोटेंशियल टू द निकल एंड कोबाल्ट। तो ये तो स्ट्रेंथ थी। वीकनेस क्या है? सबसे पहले तो आता है बजट, कि बजट बहुत हाई है। इसी के साथ ही ये जो पूरे जो हमारा समुद्रयान का जो व्हीकल बनेगा, इट विल बी मेड ऑफ द टाइटेनियम, और टाइटेनियम जो है वो यूजुअली स्केयर है, और इसमें काफ़ी प्रिसीजन चाहिए। 80 mm की थिकनेस भी इसमें नीडेड है, और इस प्रिसीजन के साथ वेल्डिंग करना काफ़ी चैलेंजिंग है। साथ ही जो सेफ्टी मेजर्स हैं, या जो हमारी डिपेंडेंसी है काफ़ी पार्ट्स के लिए ऑन द ग्लोबल सप्लायर, दैट ऑल्सो रिड्यूस आवर पेस। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? अगर इस तरह के क्षेत्र में हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो हमारी ब्लू इकोनॉमी में ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, एनर्जी सेक्टर में, फ्रेश वाटर में, इस तरह के क्षेत्र में हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेगी। कुछ हमारे थ्रेट्स भी हैं, लाइक कि एक्सट्रीम डीप सी कंडीशन, हेल्थ रिस्क है एक्वानॉट्स का। इसी तरह जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनानी है, उसके भी चैलेंजेस हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच वी आर एक्सपेक्टिंग, कि जो समुद्रयान मिशन है, आने वाले समय में, आने वाले आर एस मेंस में आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रूप में देखने को मिलेगा। सो यू शुड कीप अ टैप ऑन सच काइंड ऑफ टॉपिक। So this was all in today's NewsBits analysis. So this was the practice question which we discussed earlier also. So please do write and you can share your answer to us. So thank you for all for having a patience to join us, and please keep supporting us. We will make sure that we keep delivering such good content for you. So if you are liking this initiative, please do consider Hype. This is a new feature introduced by YouTube. So please do consider Hype, share, like, and subscribe. Thank you all.